नमस्कार दोस्तों, A to Z बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे और इसमें आज हम लोग फिर से 25 जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर आप बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय या फिर CGL 4 या फिर AEDO की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? विनय पिटक और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का जो संकलन है वो इन पिटकों में दिया गया है। तो मुख्य रूप से 3 पिटक यहाँ पे गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके शिष्यों के द्वारा 3 पिटक का संकलन किया गया। एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक। तो इन तीनों पिटकों में बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दिया गया था उनको संकलन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो ये हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे स्थित है और सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज करने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। उसके बाद में 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे पे है वह खोजा गया मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी के द्वारा। 1922 में खोजा गया, राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। तो ये सारी बात यहाँ आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे शासनकाल माना जाता है और उसमें कुल मिलाकर के 5 राजवंशों ने शासक किया था। तो वो कौन कौन से थे और किस क्रम में थे? इसका राइट आंसर तो सबसे पहले होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन इसमें 4 ही वंश दिए गए हैं। सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, फिर था खिलजी वंश, फिर था तुगलक, उसके बाद में आया था सैयद वंश, तुगलक के बाद में आया था सैयद वंश और सबसे अंतिम में आया था लोदी वंश। तो गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। उसके बाद में खिलजी वंश का जो शासनकाल था 1290 से 1320 तक था। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये क्रम यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1761 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का जो 3 युद्ध हुआ था, पहला हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में और तीसरा 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पहला जो लड़ाई हुआ था 1526 में, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा 1556 में अकबर ने हेमू को हराया था और तीसरा में मराठा को हरा दिया था अहमद शाह अब्दाली ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी
की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना जो की गई थी सूरत में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, सूरत में 1608 ईस्वी में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। जब संविधान बन रहा था तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे अनौपचारिक रूप से टेम्परेरी अध्यक्ष, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लेकिन 29 अगस्त 1947, जैसा कि इसमें बोला है कि स्वतंत्रता के बाद, तो 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है तो ये नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। यह एक थिंक टैंक है भारत सरकार का, जो कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को बनाया गया। बाकी यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 315 यूपीएससी इससे संबंधित है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, ये अनुच्छेद 324 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग सीएजी यानी कि 148 अनुच्छेद नंबर 148 में इसका वर्णन किया गया है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? तो भारत का संविधान गणतांत्रिक क्यों है? क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ पे वंश के क्रम में कोई राजा नहीं बनता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। इन लोगों का क्या होता है? चुनाव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर डैश है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या होती है? यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में यहाँ पे नियुक्ति की जाती है, काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे नियुक्ति दी जाती है। और अभी वर्तमान में जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ के प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्ति दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? रजवाड़े यानी कि रियासत, कितने रियासत थे? तो उस समय 565 रियासत थे। ऑप्शन नंबर सी। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो इस ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व जो है हीलियम है। सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है हाइड्रोजन, जो कि लगभग 75% है, और दूसरे स्थान पे हीलियम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध है अंडे से, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। दूध उत्पादन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे श्वेत क्रांति से। कृषि यहाँ पे हरित क्रांति से। जिस तरह बैरोमीटर का संबंध दाब से है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ डैश से संबंधित है। तो सिस्मोग्राफ दाब को मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। तो भूकंप को यहाँ पे मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, तापमान को मापा जाता है थर्मोमीटर से,
और आर्द्रता को जो मापा जाता है ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रो नहीं हाइग्रो, ध्यान देंगे जी आएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड राज्य में स्थित है रानीखेत हिल स्टेशन। यहाँ पे देवदार के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है वियतनाम की राजधानी। बाली है इंडोनेशिया की राजधानी नहीं है, बाली एक फेमस जगह है इंडोनेशिया की। बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी। अगला प्रश्न है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार में कंपटीशन की कमी रहती है उसे कहते हैं मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार। मोनोपोली यानी कि वहाँ पे बहुत सारे खरीदार हैं लेकिन विक्रेता सिर्फ एक है, तो उसे कहते हैं मोनोपोली। जो मन इसका होगा वो उस वस्तु का मूल्य रख सकता है क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कुल लागत से। ऑप्शन नंबर बी, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को कुल लागत के रूप में जाना जाता है। एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसको मतलब कहाँ से इसका वैल्यू क्या रहता है? तो इसका वैल्यू जो रहता है 0 से 1 के बीच में रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में रहता है। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मार्जिनल यहाँ पे लिख देते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगला प्रश्न है, पोंगल डैश को समर्पित एक शस्योत्सव है। तो पोंगल जो है यहाँ पे सूर्य देवता को समर्पित है। पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु का एक यहाँ पे तमिलनाडु में मनाया जाता है। जब धान की फसल वहाँ पे काट ली जाती है तो उसकी खुशी में वहाँ के लोगों द्वारा सूर्य देवता को यहाँ पे पूजा की जाती है। ये 14-15 जनवरी के आसपास में तमिल नववर्ष की पहली तारीख को मनाया जाता है। तो उस समय उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनती है और वहीं दक्षिण भारत में यहाँ पे पोंगल के नाम से जाना जाता है। गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ऑप्शन सी, 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब तक भारत के 7 प्रधानमंत्रियों को यहाँ पे भारत रत्न दिया जा चुका है। वो 7 कौन कौन से हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। इन 7 प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी में यहाँ पे उसका मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद में जेनेवा में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी WHO का मुख्यालय जो है ये है जेनेवा में। लंदन में किसका मुख्यालय है? तो कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय जो है ये लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
तो लेडी रतन टाटा जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। रतन टाटा के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी खेल हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल लैंग्वेज सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है? तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो हैं सोशल एक्टिविस्ट थे और इनका संबंध जो है सुलभ शौचालय आंदोलन से है। सुलभ शौचालय आंदोलन 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किया था 1970 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुल यहाँ पे 25 प्रश्नों का यहाँ पे डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।